नमस्कार स्टूडेंट। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरजेड लर्निंग पे। तो आज अब हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण। ठीक है, इससे पहले हमने इसके बारे में जो है पढ़ लिया है। मतलब हमने इसका आदिकाल भी पढ़ लिया है, भक्ति काल, रीति काल, और अब मतलब आधुनिक काल भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हमने इसके क्या करना है, जो आधुनिक काल में विभिन्न खंड हैं, मतलब काल खंडों को मतलब उनका नाम अलग अलग दिया गया, उसमें क्या क्या हुआ है वो चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मतलब बेल आई बटन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। तो चलते हैं। भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग नवजागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर है, यानी कि पहला दौर है। भारतेंदु युग जो है नवजागरण कालीन का पहला दौर है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि इस युग की शुरुआत 1868 ईस्वी में माना जाना अधिक समीचीन है। इस युग की अंतिम सीमा के बारे में भी मतभिन्नता है। तो इसमें भी जो है मतलब इस युग की अंतिम जो सीमा है उसमें भी मत भिन्नता है। ठीक है, अलग मत है। तो आचार्य शुक्ल भारतेंदु युग की समाप्ति मतलब 1893 ईस्वी में मानते हैं। तो जबकि जो ये संभव है कि उन्होंने ऐसी प्रस्तावना इसी वर्ष नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना को ध्यान में रखकर किया हो। जैसे कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं वो इस युग की अंतिम सीमा 1900 ईस्वी मानते हैं, और ये ज़्यादा सही प्रतीत होता है। तो क्योंकि भले ही 1885 ईस्वी में भारतेंदु युग की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी उनके नेतृत्व में विकसित प्रवृत्ति सक्रिय थी तथा किसी नई प्रवृत्ति का उन्मेष नहीं हुआ था, यानी कि नई परिस्थिति का उन्मेष अभी नहीं हुआ था। जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है तो इसे लेकर किसी प्रकार की मतभिन्नता नहीं है। तो अगर हम नामकरण की बात करें तो भारतेंदु युग ही इसको कहा जाता है, इसमें कोई मतभिन्नता नहीं है। हिंदी साहित्य को पहली बार राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जोड़ने की भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहल को सबने स्वीकारा है। तो इसमें वही मैंने बताया कि इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। इसको जो है मतलब इसको हम भारतेंदु युग ही कहते हैं। तो जो ये भारतेंदु युग है ये मतलब उनके नाम पर भारतेंदु, मतलब इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है और इनका जो भारतेंदु युग उनके नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, और ये सभी ने स्वीकारा भी है। तो उन्होंने नाटक, प्रसन्न, मुक्तक, विदा को समाज और राष्ट्र से जोड़कर प्रस्तुत करने की शैली अपनाई। तो इस राह का अनुसरण उस समय के प्राय सभी प्रमुख साहित्यकारों ने किया, मतलब सभी ने इसका जो है मतलब स्वागत किया था। इस सभी का मतलब अनुसरण किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने भी साथ दिया। तो स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त इस दौर में सक्रिय प्रमुख रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, लाल श्रीनिवास दास आदि। मतलब इतने सारे हमारे मतलब कवि थे, लेकिन सभी ने जो है इनका साथ दिया और सभी ने इस बात को स्वीकारा है, भारतेंदु युग को। ठीक है, चलिए, भारतेंदु युग हमने पढ़ लिया। अब है हमारा क्या है, द्विवेदी युग। तो इसमें ये जो द्विवेदी युग है ये भी उनके नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, चलिए, इस युग की शुरुआत 1900 ईस्वी के आसपास होती है। तो अगर इस युग की शुरुआत की बात करें तो 1900 से मतलब मानी जाती है, तो आसपास। तो मुकम्मल रूप से 1903 ईस्वी से जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और सरस्वती के माध्यम से इस युग की सभी विशेषताएं सामने आने लगी।
तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, मतलब उन्होंने संभाला था, और सरस्वती के माध्यम से उन्होंने जो है इसकी विशेषताएं जो है मतलब इसकी विशेषताएं आने लगी थी। तो भारतेंदु युग जो है उन्होंने मतलब खड़ी बोली का जो है उसमें प्रयोग किया था, पर उसका रूप स्थिर नहीं था, यानी कि उसका रूप जो है सही नहीं था, सटीक नहीं था, स्थिर नहीं था। तो ये कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल संपादन में हुआ। तो जो महावीर द्विवेदी हैं, उन्होंने जो है मतलब पूरी तरह उसमें उस युग में नहीं हुआ था, तो इसमें इन्होंने पूरा किया। ठीक है, उन्होंने भाषा का परिष्कार कर उसे मानक रूप दिया। ठीक है, उन्होंने कविता को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़कर मतलब जोड़ने पर बल दिया। तो जो कविता है उसको जो है राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने का उन्होंने जोड़ने का बल दिया राष्ट्रीयता से। तो इस दौर में भारतेंदु युगीन व्यंग्य की बजाय सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। तो फिर उसके बाद जो है इस युग में क्या है, व्यंग्य के बजाय सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि सभी को समझ में आ सके, मतलब आसानी से। तो स्त्री की समस्या और किसान जीवन की समस्या का चित्रण पहली बार प्रमुखता हुआ इसमें ही हुआ था। मतलब पहली बार जो है स्त्री और किसान की जो समस्या थी उन सब का जो है सबसे पहले चित्रण इसी पहली बार हुआ था, प्रमुखता से हुआ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि सबने एक स्वर से इसकी प्रशंसा की। तो मतलब इनका जो योगदान था बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण रहा था और सभी ने इनकी प्रशंसा भी की थी। तो द्विवेदी युग के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा। तो इसमें भी कोई विवाद नहीं है, मतलब इसमें भी कोई मतभेद नहीं है, इसका भी द्विवेदी युग नाम ही है। तो इस युग के रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, नथुराम शर्मा, शंकर और श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद और प चंद्रधर शर्मा, गुलहरी अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख थे। तो इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त भी थे, राम नरेश त्रिपाठी थे, मतलब इतने सारे जो हैं मतलब ये सब इसमें कवि थे। तो लेकिन इसका जो है सभी ने इनका जो है प्रशंसा की थी, इसमें कोई मतभेद नहीं हुआ। द्विवेदी युग इसका सही नाम, सटीक नाम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्या, शायावाद। तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में शायावाद युग आता है। तो जैसे ही द्विवेदी युग खत्म होता है तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, शायावाद। तो शायावाद में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के तृतीय उत्थान के रूप में इस प्रवृत्ति की शुरुआत सन 1875 अर्थात 1918 ईस्वी से माना है। तो जो शायावाद मतलब इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इसकी जो शुरुआत है वो 1875 अर्थात 1918 ईस्वी से माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का मत प्राय स्वीकृत है। तो इसकी अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तथा इसके साथ ही साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार हुआ। ठीक है, शायावाद एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है और नामवर सिंह के अनुसार शायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 36 उच्चाबाद से युगांत तक की प्रमुख युगवानी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा जो हैं प्रवृत्ति मुख्य कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है। तो इसके जो प्रमुख हमारे कवि क्या हैं, आपको पता है, मैंने अभी जो पढ़ा, जो प्रसाद जी हैं और निराला जी हैं और पंत जी हैं
महादेवी वर्मा हैं। तो ये इनके जो प्रमुख कवि, शायाबाद के कवि माने जाते हैं। अगर पूछा जाए शायाबाद के कौन से कवि हैं तो इनका आप नाम लिखोगे। और इसमें जो है बताया कि रोमांटिक उत्थान का मतलब, इसमें रोमांटिक के बारे में मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बताई है। रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें जो है मतलब पंत जी जो हैं, फिर इसमें सामान्य रूप से ये सब हमने पढ़ा। तो इसमें जो देश कालगत विशिष्ट के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है, तो स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में शायाबाद पड़ा। तो शायाबाद भी एक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा माना जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी और अभिव्यक्ति मतलब इसका जो है मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी साहित्य में। शायाबाद मतलब इसका पढ़ा। ठीक है, शायाबाद का नामकरण कैसे हुआ? तो कैसे हुआ, इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं रखते। तो मतलब इसमें जो है थोड़ी सी मतभेद है, सभी का अलग अलग मत है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो मानते हैं कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को शायाबाद कहा जाता था, तो जिसके अनुसरण में हिंदी में ये नाम चल पड़ा। ये फिर मतलब जो मुकुटधर पांडे हैं वो कहते हैं कि जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई से नवंबर 1920 के 4 अंकों के हिंदी में शायाबाद शीर्षक से 4 लेख लिखा था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि 1920 ईस्वी तक ये नाम प्रचलन में आ गया था। तो इन दोनों ने जो है इनका दोनों का मतलब अलग अलग बात इन्होंने कही है। ठीक है, चलिए फिर है उत्तर शायाबाद। तो इसका भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यद्यपि शायाबाद की रचना सीमा 1936 ईस्वी तक मानी गई है, लेकिन 1931 ईस्वी के आसपास शायाबाद के समानांतर कुछ अन्य प्रवृत्तियां मुखरता के साथ उभरी। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा तथा रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक धारा थी। तो उत्तर शायावादी कवियों की राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषय की कविता पूर्ववर्ती कवियों के इन्हीं भावबोध पर लिखी गई तो कविताओं से भिन्न है। तो उत्तर शायावाद दिनकर आदि की कविता ओज और उत्साह से भरी हुई है। तो इसमें जो है बहुत सारी कविता जो है बोलते हैं कि ओज और उत्साह से भरी हुई है। ठीक है, उत्तर शायावादी दिनकर आदि की कविता। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जो हैं, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल और आंचल गोपाल सिंह नेपाली और आरसी प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि प्रमुख उत्तर शायावाद कवि हैं। तो ये जो है सभी जो है शायावाद के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। जो दिनकर जी है, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो भी कब के हैं? तो वो उत्तर शायावाद में, तो वो भी शायावाद के हैं और माखनलाल भी शायावाद के, चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, तो ये सब जो है शायावाद के कवि माने जाते हैं। तो उसके बाद किसका हुआ जन्म? प्रगतिवाद का। तो इसका जो है समय क्या है हमारा? 1935 यानी कि 1935 ईस्वी में E.M. पोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। कब? मतलब पेरिस में हुई थी। इसी से प्रभावित होकर 1935 ईस्वी में ही लंदन में मुल्क राज आनंद तथा सजाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला लिया। तो इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। तो कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। प्रेमचंद इसके सभापति थे। तो इसके जो प्रेमचंद जी जो हैं वो क्या थे? सभापति थे। प्रगतिवाद का उत्प्रेरक तत्व मार्क्सवादी विचारधारा है। ठीक है, मार्क्सवाद पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है।
जिसका सर्वसहारा शेषित से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य में शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ पक्षधरता व्यक्त की जाती है। तो यह इसका केंद्रीय तत्व है। प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो अगर मतलब प्रगतिवाद के आप कवि किस किस को, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि नागार्जुन जो हैं वो किसके हैं? प्रगतिवाद के कवि। केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवाद के हैं। त्रिलोचन जी हैं। मुक्तिबोध बहुत बड़ा माने जाते हैं, ये भी कहाँ के हैं? प्रगतिवाद के, ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब इसके बाद हुआ प्रयोगवाद। आपको पता है हम जो भी पढ़ रहे हैं ये आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड हैं, उनका नामकरण है। ठीक है, ये आधुनिक युग के हैं पार्ट। ठीक है, तो ये है 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादन में तार सप्ताह कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ था। तो इसमें जो है अज्ञे जी का सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, प्रयोगवाद में ये एक प्रमुख कवि माने जाते हैं इसके। तो प्रयोगवाद का समय इसी के प्रकाशन काल से माना गया है। ठीक है, तार सप्ताह की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोग को कविता का मुख्य ध्येय माना। उनके अनुसार संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। तो जो प्रयोगवाद का मुख्य जोर बदली हुई परिस्थिति में संप्रेषण की समस्या पर था। तो प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना था। क्या था? व्यक्ति चेतना प्रमुख स्वर जो था। तो 1950 ईस्वी के आसपास प्रयोगवाद के बीच से नई कविता निकली। क्या निकली? नई कविता। ठीक है, नई कविता का स्वर एकांगी नहीं था। इसमें मुक्तिबोध और श्याम शेर जैसे प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले कवि भी थे। तो राम दशरथ मिश्र के अनुसार नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो क्या क्या है? अनुभूति की सच्चाई, यह याद रखना है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो ये आपको ये चीज़ याद रखने की है इसमें। अब है हमारा लास्ट, इसका क्या है? नई कविता और उसके बाद, मतलब नई कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो नई कविता का उभार प्रयोगवाद के अंदर से हुआ। तो जो नई कविता है उसका जो उसका जो उभार है, जो आया है, वो कहाँ से हुआ? प्रयोगवाद से। तो सन 50 के आसपास, मतलब 1950 के आसपास प्रयोग की अतिशयता से प्रयोगवाद जिस रूपवाद की ओर बढ़ने लगा था, उससे कवियों का मोहभंग होने लगा। क्या होने लगा? मोहभंग होने लगा था। ठीक है, प्रयोगवाद ने जिस भक्ति चेतना को अपनाया था उस पर सामाजिक चेतना का बदलाव बढ़ने लगा और इनका एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा। आगे इसके लिए नई कविता नाम चल पड़ा। तो इसका क्या है? फिर आगे नई कविता का नाम चल पड़ा था। तो नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा है जो कि मुक्तिबोध थे। तो कौन थे? मुक्तिबोध। तो आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही आदि थे। कौन कौन थे? धर्मवीर भारती और विजय देव नारायण शाही, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें दो ये प्रमुख हैं। तो सन 1962 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार होता है, यानी कि नई प्रवृत्ति का उभार हुआ। फिर उसके बाद इस दौर की कविता में अराजकता और मोहभंग का तीखा स्वर है। किसका है? अराजकता, मतलब अराजकता और मोहभंग का तीखा स्वर है, यानी कि कड़वा स्वर। इसे साठोत्तरी कविता या अकविता कहा गया है। ये प्रवृत्ति कहानी में भी दृष्टिगोचर हुई। कहानी के क्षेत्र में भी कई दौर आए जिन्हें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी आदि नामों से संबोधित किया गया।
ये इतने सारे नाम। साठोत्तरी अथवा अकविदा का दौर खत्म होने के बाद समकालीन साहित्य का दौर आ जाता है। तो इस दौर में सांप्रदायिकता का प्रतिरोध, भूमंडलीकरण के बाद उत्पन्न नई चुनौतियों का प्रतिरोध आदि प्रमुख रुझान है। तो इसी दौर में साहित्य में विमर्श की शुरुआत हुई। किसकी हुई? विमर्श की। तो इसके दो कोटि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। किस किसने किया है? दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर के सामने का चिन्ह लगाएं। तो 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो आपको पता है हम मतलब ये तो 7वीं शताब्दी भी बोलते हैं और 10वीं शताब्दी, लेकिन सही जो है 10वीं शताब्दी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 10वीं शताब्दी इसका मानते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? टिक लगाना है यहाँ पे, मतलब इसको हम मानते हैं। ठीक है, 10वीं शताब्दी को, है ना। चलिए, तो इसका हमारा क्या हो गया? 10वीं शताब्दी। ठीक है, फिर इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 3 विद्वानों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको 3 विद्वानों के नाम लिखने हैं जिन्होंने इतिहास लिखने वाले मतलब इस हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इन तीनों का आप लिख सकते हो इसमें से, ये आपको खुद करना है। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। आपको पता है ना ये चीज़, सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। ठीक है, आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है। सही नाम और विद्वान का मिलान करें। तो इसमें सही क्रम हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो है, इसमें आपको पता है इसके जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किसको कहा है? चारण काल, यानी कि ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला। और इन्होंने जो है इसको कहा है वीर काल, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपको पता है आदिकाल कहा है। किधर है आदिकाल? यहाँ पे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। और इन्होंने जो है सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रीति काल के नामकरण विषय विभिन्न मतों पर विचार कीजिए और इसके जो है उत्तर 5 पंक्तियों में दीजिए। रीति काल और नामकरण का विषय विभिन्न मत, तो ये आपको खुद लिखना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका जो है आपको टिप्पणी करनी है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जो कि विभिन्न प्रयास हैं उनका आपको इसमें उल्लेख करना है। तो ये सारांश है इसका। प्रस्तुत इकाई में अपने काल विभाजन और नामकरण की समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की है। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद अब आप बता सकते हैं कि इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता अध्ययन की सुविधा के लिए तो है ही, इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए भी है, मतलब उसके लिए भी ज़रूरी है ना। आपको पता है काल विभाजन और नामकरण करते समय प्राय साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जाता है। किसी सामान्य प्रवृत्ति के अभाव की स्थिति में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिपरक आधारों को भी अपनाया जा सकता है। तो इन आधारों को अपनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 कालों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पुनः आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता, यानी कि आधुनिक काल को भी मतलब जो है पुनः फिर से उसको भी जो है मतलब नामकरण किया है, उसका भी अलग से दिया गया है। तो नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता और उसके बाद समकालीन कविता का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद ये इसके आंसर आ जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि